कैसे हो? सभी ठीक हो? आपका फर्स्ट डे आज? कोई ना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? बाकी आप जो अगला आप नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वहाँ ऐसे अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना। और आपको समझ आया था कल वाला क्या पोर्शन? कल वाला समझ आ गया था? फिजिक्स में अपना हीट टॉपिक चल रहा था। अरे बस, क्या हो गया है? कोई बात है? अच्छा, हाँ कर दिया, मैंने कर दिया। देखो, हीट में कल एक न्यूमेरिकल दिया था। यदि वो न्यूमेरिकल आपने निकाल लिया हो तो आंसर बता दे सभी, क्या क्या आए थे उसके। और वो यदि आपने कर लिया तो इसका मतलब सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके। 7,49,600 कैलोरी। और भी किसी का कितना? ये है। बाकी बीच में कितना है? निकला नहीं, हुआ भी नहीं। देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? अरे मैं भूल जाता हूं, मैंने लिख थोड़ी रखा है, बता दो। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बर्फ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान बढ़ाकर 120 डिग्री। वेरी गुड। कितनी ऊर्जा खपत होगी? टोटल हीट? टोटल हीट कितनी कंज्यूम होगी यहाँ पे? तो मेरे को एक बात बताओ, -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? अब उसका तापमान बढ़ाओगे, अब -40 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, बर्फ है, -40 डिग्री पे। अब उसका तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाया आपने, -30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, फिर एक टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। अब -40 पे भी बर्फ है तो 0 पे भी क्या होगी? बर्फ। अब मेरे को बात बताओ कि पहले भी बर्फ थी, तापमान बढ़ाया उसके बाद भी बर्फ थी, आपने इसको हीट दी, गर्म किया, तो वो हीट गई कहां पे? हीट कहां खपत हुई? मतलब -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 0 तक लाने में खपत हुई। तो कौन सी हीट है? गुप्त। कौन सी है? गुप्त वो होती है जो इसकी स्टेट को चेंज कर दे। सेंसिबल हीट। कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट। एसएच। अब इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? बर्फ है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा? पानी। अब बताओ बर्फ किस में बदल रहा है? पानी में। यानी तापमान क्या है? सेम है। तापमान क्या है? वही है ना। तो मेरे को बताओ कौन सी उष्मा होगी? यहां गुप्त उष्मा होगी। कौन सी होगी? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, LH। अब बताओ इस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को अपन और हीट करेंगे और गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये पहुंच जाएगा 100 तक। कहां तक पहुंच जाएगा? 100 तक। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या है? पानी है। इसका मतलब अवस्था तो सेम है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट। अब मेरे को एक बात बताओ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी क्या कर देता है? उबलना शुरू कर देता है, भाप बनना शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगी? भाप। तो मेरे को बताओ पानी से क्या बन रहा है?
तापमान कितना है 100, तापमान सेम है, तो मेरे को बताओ कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट। कौन सी हीट, लेटेंट हीट। अब मेरे को बताओ अब 100 से कितना तापमान करना है 120। अब बताओ 100 पे वहां पे 120 पे भी क्या है वहां पे तापमान चेंज हो रहा है, तो कौन सी हीट आएगी, सेंसिबल हीट। तो इसके अंदर पहले सेंसिबल हीट, फिर लेटेंट हीट, फिर सेंसिबल हीट, फिर लेटेंट हीट, फिर सेंसिबल हीट, उस तापमान तक पहुंचने के लिए। तो आपको पता है लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, MLF या MLV, मास गुना में बर्फ से पानी बनना और पानी से भाप बनना। ये तो हो गया इसका। और स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होगा जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, MC डेल्टा T, यानी तापमान में परिवर्तन मास गुना में स्पेसिफिक हीट। पानी की स्पेसिफिक हीट अलग होती है और बर्फ की अलग होती है और भाप की अलग होती है। 3 स्पेसिफिक हीट याद करनी पड़ेगी आपको। मास आपको दिया गया है 1 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट आपकी तीनों याद करनी पड़ेगी, और तापमान आपको पता है कितना परिवर्तन हो रहा है वो वहां से निकल जाएगी। और लेटेंट हीट में क्या है, बर्फ से पानी बन रहा है, कितनी हीट कंज्यूम हो रही है याद करना पड़ेगा। पानी से भाप बन रहा है, कितनी हीट कंज्यूम होगी याद करना पड़ेगा। कम से कम 5 चीजें तो याद रखनी है आपको। जब बर्फ से पानी बनेगा लेटेंट हीट, तो उसके अंदर कितनी कैलोरी एनर्जी खपत होती है, 80 कैलोरी। कितनी होती है, 80। पानी से भाप बनेगा तो 540 कैलोरी। कितनी, 540 कैलोरी। अच्छा, यदि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी विशिष्ट ऊष्मा होगी उसकी, 1 कैलोरी। कितनी होगी, 1 कैलोरी। 1 ग्राम बर्फ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, 0.5 कैलोरी। 1 ग्राम भाप का टेम्परेचर 0.48 कैलोरी। याद है ना सभी, पुट कर दो। फिर पहले क्या लगाना है, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या है, MC डेल्टा T। मास कितना है 1 किलोग्राम, तो आपको किस में लेना है, 1000 ग्राम में लेना है। किस में लेना है, 1000 ग्राम आ गया। सी स्पेसिफिक हीट किसकी है, बर्फ है, यहां भी बर्फ है, तो बर्फ की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है याद करवाया था, 0.5। 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूं, गुना में टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 40 से 0 आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 40 का। कितने का आ रहा है, 40 का। कितना आ गया, 20,000 आ गया, 20,000 कैलोरी आ गया। कितना आ गया, 20,000 कैलोरी। यहां समझ आया, ये वाला समझ आया क्या। इसके बाद क्या लगानी है आपको, लेटेंट हीट। फॉर्मूला क्या है, MLF, मास गुणा में लेटेंट फ्यूजन, मतलब बर्फ से पानी बनने में कितनी गुप्त ऊष्मा खपत होती है। तो बताओ मास कितना है, जोड़ना है इसको, टोटल हीट निकालनी है तो अपन जोड़ना पड़ेगा सभी को, मतलब इसको सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहां पे प्लस लगा रहा हूं, ठीक है। कितना हो गया, मास कितना है, 1000। अब MLF क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी बर्फ से पानी बनने में कितनी ऊष्मा खपत हुई है, कितनी होती है, 80 कैलोरी। कितनी होती है, कितना आ गया, 80,000 आ गया। कितना आ गया, 80,000 कैलोरी। ऐड करो। अब बताओ सेंसिबल हीट, फॉर्मूला MC डेल्टा T, 0 डिग्री से 100 डिग्री, मास कितना है, 1000। स्पेसिफिक हीट पानी की कितनी होती है, 1 कैलोरी। कितनी होती है, 1 कैलोरी। पानी की 1 कैलोरी होती है, और इसके बाद टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, 0 से 100, तो 100। तो कितना हो गया, इधर से 1 लाख हो गया, 1 लाख कैलोरी।
अब आगे क्या करना है, लेटेंट हीट, पानी से भाप बनने की, जोड़ो कितना मास 1000 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन MLV, मास गुणा में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पन पानी से भाप बनने में कितनी कैलोरी यूज हुई है, कितनी हुई है 500। क्या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ो उसको। कितना आ गया फिर यहाँ 54,000 कैलोरी। इसके बाद सेंसिबल हीट क्या बता रहा है, यानी 100 डिग्री से कितना कर रहे हो 120, तो मास कितना है 1000 गुणा में स्पेसिफिक हीट कितनी है भाप की 0.48 0.48। अब 0.48 है, मैं यहां से इसको हटाकर 100 लगा सकता हूं। अब बताओ कितना आ गया, टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 100 से 20, 120 हो रहा है तो कितने का 20 का। अब देखो इसको 8 2 कितना हो गया 48 दूनी कितना होता है 96, तो 960 आ जाएगा यहां से 960 96 100 आ जाएगा ना कैलोरी। ठीक है, अब इस सारे डाटा को जोड़ो, ये कितना है 20,000 प्लस 80,000 कितना हो गया 1,00,000, और ये क्या है 54,000, 540 है क्या, तो कितना हो गया 640 हो गया क्या 20,000 80,000, ठीक है 1,00,000 ये रहा 640 740 740 और 96 100 7,63,000 ये आ रहा है क्या, एक मिनट रुको 80,000 20,000 1,00,000 और 1,00,000 ये कितना हो गया 2,00,000 और 5 ये 740 हो गया, और 740 में 96 जोड़ दो, मेरे को तो वैसे 746 क्या हो गया क्या, अच्छा 40 है क्या, छियानवे सौ जोड़ो, इसमें कितना आ जाएगा 7,49,600 कैलोरी। आपका क्या आंसर था, यही था क्या, ठीक है। कितना कैलोरी 7,49,600 कैलोरी। किलो कैलोरी कितना होगा 749.6 किलो कैलोरी, यानी किलो कैलोरी तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 में 3 जीरो नीचे 2 गई, 1 का पॉइंट आ जाएगा, तो 749.6 किलो कैलोरी। जूल में कितना होगा, अब जूल में कितना होगा, ये कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, करो, अरे मोबाइल से कर लो कोई बात नहीं, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको पेपर में तो आनी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं देगा वो, ठीक है। 4.184 से मल्टीप्लाई करके देखना इसको, 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल के बराबर होता है, इतनी कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है अपने। कितना आया है 31,36,326.4 जूल में आ गया आंसर। किस में आ गया, जूल में आ गया क्या, सभी देखो, चाहे मल्टीप्लाई करके देखो चाहे कैसे भी करके देखो, इसको देखो तो सही करके, इतने यार है क्या।
हो गया, इतना यार है। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट और करो, कितना पॉइंट किलो जूल, किलो जूल बस। अब वो आपको इसी को आंसर मतलब ये आंसर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो मतलब इतनी बड़ी नहीं देगा, वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से देगा जो आप इजी से कट जाए मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो वो दे दे, तो मान लो आप कैलोरी में 7,49,600 कैलोरी, जूल में पूछ ले तो 31, 36, 32, 6.4 जूल, किलो जूल में पूछ ले तो 1000 से डिवाइड, किलो कैलोरी में पूछ ले तो इसको डिवाइड कर देना किलो कैलोरी से, सारी यूनिट निकल आएगी जिसी में पूछे वो, ठीक है। पर याद रखना कैलोरी के अंदर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, मतलब ऐसे तो आप वैल्यू पुट करोगी ना, तो जैसे मैंने आपको बताया पानी की गुप्त ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 1 कैलोरी, बर्फ की कितनी, तो 0.5 कैलोरी, तो कैलोरी में है। यदि आप ऐसे ना कर सकते तो वो याद करो, वो लेंथ मेथड रहेगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ आपको कैलोरी में भी याद करना पड़ेगा, जूल में भी याद करना पड़ेगा, किलो जूल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अपना इसमें याद करो कैलोरी में, बाद में इसको कन्वर्ट चेंज कर दो, और चेंज करने का मेथड आपको बता दिया है। 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल में आ जाएगा, 1000 से डिवाइड ना करोगे तो जूल में रह जाएगा आपका आंसर। आया समझ? अच्छा, एक होता है वेपर, वाष्प। क्या होता है वाष्प? पानी का वेपराइजेशन क्या होता है? वाष्पन, पानी का भाप बनना। वाष्पीकरण क्या होता है? इवापोरेशन, पानी का भाप बनना। अंतर क्या है दोनों में? अरे इवापोरेशन और वेपराइजेशन, वाष्पीकरण और वाष्पन दोनों अलग अलग है भाई, अलग अलग नाम दिए गए तो कुछ ना कुछ तो इनकी अलग ही खासियत होगी इन दोनों में। एक है वाष्पीकरण, कोई बता सकता है? 5 लाख का इनाम है, कोई बता दो। अलग अलग है या फिर एक ही है, ये तो बताओ। एक है तो वाष्पीकरण क्या होता है पहले बताओ। पानी का भाप बदलना, वेरी गुड, पानी से भाप बनना। और इवापोरेशन क्या होता है? भाप से पानी, वेरी गुड। क्या? कंडेंसेशन सुना है तूने? कंडेंसेशन क्या होता है? अब आगे आएगा फिर ही पता चलेगा वो। संघनन, संघनन, ठीक है। जब मतलब घर पे चाय वगैरह बनाते हो, उसके ऊपर प्लेट वगैरह रखते हो, तो वहाँ जो वाटर वेपर होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो पानी बन जाता है उस प्लेट पे जाके, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है इवापोरेशन, दोनों अलग है, ठीक है। ये आप उसका ऑपोजिट बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ वाष्पन क्या होता है, इवापोरेशन। हाँ, तरल पदार्थ हो,
गैस में बदल जाता बिना बिना गर्म किए। मतलब मेरे ख्याल से आपको मैं एक दिन दे दूं तो आप इस तक पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो वेपराइजेशन क्या होता है, पानी से भाप बनना, पानी से भाप बनना। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी से भाप बनना। इतना सोचना क्या था है? कभी नाम नहीं सुना वाष्पन। अब एक ही चीज है ना, सेम ही चीज है, नहीं अंतर है। अच्छा एक बात तो, वाष्पीकरण क्या होता है, पानी से भाप बनना। इसके लिए आपको एक टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा। जैसे पानी में उबाल आता है, भाप बनना शुरू कर देता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी आपको टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा 100 डिग्री का। आप 100 डिग्री का टेम्परेचर करोगे ना, तभी ये पानी क्या है, उबल उबल करके इसमें जा कन्वर्ट होगा भाप में। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। इसके लिए वाष्पन के लिए कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है, वाष्पन के लिए कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है, यानी टेम्परेचर यहां फिक्स नहीं है। नो टेम्परेचर फिक्स, कोई तापमान फिक्स नहीं है, पर यह भी तो वाष्पन में बदलेगा, ठीक है। अब अंतर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे बारिश का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है, पानी भर जाता है, ठीक है। वो पानी कुछ दिनों में भाप बनकर उड़ जाता है, उड़ जाता है ना। वो गर्म, एक बात बताओ मेरे को, जब सनलाइट नहीं पहुंचेगी, टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा, तो वो वाष्प नहीं बदलेगा। मतलब जल्दी, मतलब बदलेगा तो सही वो वाष्प में, पर उसे कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे सूर्य प्रकाश है, देखो बारिश के बाद जैसे 2-3 दिन लगातार बारिश है, फिर धूप निकलती है ना, तो धीरे धीरे पानी उड़ जाता है, तो उसे एक प्रकार की हीट मिल रही है, उसे हीट मिल रही है वहां से। अब हीट मत दो, चाहे सर्दियों में बारिश आ जाए और मतलब धूप ना निकाले, तो वाष्पन में टाइम ज़्यादा लगेगा, वो पानी जल्दी नहीं भाप बनकर उड़ेगा। मतलब जब अपना गर्मियों में होता है तो 1-2 दिन में उड़ जाता है, लेकिन अभी बारिश आ गई और बाद में धूप नहीं निकली तो वो टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो मतलब हीट, उसे भी तो हीट मिल रही है ना, सनलाइट से हीट मिल रही है, ठीक है। ये प्रोसेस कम हो जाती है सर्दियों में। तो ये क्या है, यहाँ टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, पानी से भाप बनता है। जैसे सर्दियों का सर्दियों मतलब बारिश के अंदर पानी का भाप बनना, बारिश के बाद जैसे पानी उड़ जाता है, ठीक है। इसे सतही प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतही प्रक्रिया। मतलब पानी है, मान लो यहां पानी है। सतही प्रक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इस पे सनलाइट या जो भी हीट है वो आएगी तो क्या करेगी, वो इसको कंटिन्यू हीट देगी। क्या करेगी, कंटिन्यू हीट देगी। तो ऐसा टाइम आएगा ये गर्म होकर, जो ऊपर वाली लेयर है ना, पहले उड़कर भाप ये बनेगी, उसके बाद नीचे वाली लेयर भाप बनेगी, उसके बाद नीचे। तो इसे सतही प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतही प्रक्रिया। पहले ऊपर वाली लेयर जाएगी, फिर नीचे वाली लेयर, फिर उसके नीचे, उसके नीचे। लेकिन जब आप वेपराइजेशन में क्या होता है, आप पानी को उबालो तो वो सतही प्रक्रिया नहीं है, वो क्या है, भाप। उसे निरंतर आप उबालते रहो, वो भाप बन जाएगा, ठीक है। तो इसे सतही प्रक्रिया बोलते हैं, पानी से भाप बनना। दोनों में अंतर है। वेपराइजेशन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है। लेकिन पानी से भाप ये भी बनेगा इवापोरेशन में, और वेपराइजेशन में एक फिक्स टेम्परेचर से पानी से भाप ही बनेगा, दोनों में। समझ आ गई, आ गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन की दर कम होगी या ज्यादा? वेरी गुड। तो आपसे पूछ लेगा तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन की दर कम होगी, ज्यादा होगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो आपको पता है कि मतलब पानी
भाप कब बनेगा? जब उसे हीट मिलेगी, ज्यादा हीट मिलेगी तो जल्दी वाष्प होगा ना, तो वाष्पन दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस दिन गर्मी ज्यादा होगी, धूप ज्यादा होगी, उस दिन क्या है, पानी की वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की दर घटेगी या बढ़ेगी? वाष्पन की दर बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी? वाष्पन की दर हाँ पीछे कम होगी या ज्यादा? ज्यादा होगी, कैसे कम, कैसे? देखो, एक तो मान लो इस गिलास में पानी है, ठीक है, एक ये कढ़ाई है, इसमें पानी है, बड़ा बर्तन है, ठीक है, तो बताओ कौन सा पहले भाप बनकर उड़ेगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये लेयर वाली पहले जाएगी, ये लेयर, यहां इसकी ज्यादा लेयर बनेगी तो दर बढ़ जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है, कम नहीं होती। जितना खुला पानी होगा ना, फैला होगा, वो जल्दी वाष्प बनेगा। हवा की गति बढ़ने पर बताओ क्या बढ़ेगी? वाष्पन की दर क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी? है वाष्पन की दर, देखो अब एक मेरे को बात बताओ, गर्मियों के दिनों में आपको पसीना बहुत आता है, जिस दिन हवा नहीं चलती पसीना आता है ना? पसीना ज्यादा आया, मतलब एकदम से आप पंखे के नीचे आ गए, पंखे के नीचे आई तो हवा की गति क्या है, तेज है, तो बताओ पसीना सूखता है या नहीं सूखता? तो वो उड़ जाता है, और वो उड़ेगा तो वो हीट कहां से लेगा? कहां से लेगा? अरे हवा से थोड़ी, बॉडी से लेगा। अरे बॉडी से हीट लेके आपको ठंडा महसूस होता है, नहीं होता क्या? तो आपके जो बॉडी से हीट लेकर वो पसीना उड़ जाता है, भाप बन जाता है आपकी बॉडी से हीट लेके, ठीक है, तो बॉडी से हीट लेता है और पसीना उड़ जाता है, वाष्पन की दर बढ़ती है जब हवा चलती है तो। और अपने घर वाले कहते भी होंगे कि बाहर खेल के आए या काम करके आए कि पानी मत पी या पंखे के नीचे मत बैठ, क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो मतलब उन्हें नहीं पता इस बात का कि वेपराइजेशन पसीना है, वो वाष्प बनेगा, वो हीट बॉडी से लेगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, मतलब जुकाम वगैरह मतलब अपने को होता ही रहता है, नहीं होता कभी ऐसे ठंडा पानी पी लिया, या फिर मतलब पंखे के नीचे पसीने में कोई बंदा बैठ गया, या कोई बंदा पहले से बैठा है पंखे के नीचे और कोई बंदा बाहर से आ रहा है पसीने में, तो उसे ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पसीना जल्दी वाष्प होगा, तो वो हीट कहाँ से लेगा? बॉडी से, तो ठंडा महसूस होता ही है जनरली गर्मियों में, तो वाष्पन की दर बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पन की दर, आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पन की दर बढ़ेगी या घटेगी? क्या करेगी? बढ़ेगी। क्या करेगी?
घटेगी, बढ़ेगी नहीं। लिख दिया कईयों ने, तो लिख दिया बढ़ेगी जल्दी जल्दी ना। घटेगी, क्या करेगी? घटेगी। अरे एक बात बताओ, सर्दियों में कपड़े नहीं सूखते जल्दी, क्यों? ह्यूमिडिटी ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा है। ठीक है, तो वाष्पन किधर घटती है, तो आर्द्रता में वाष्पन किधर घटती है, ये याद कर लेना। लिख लिया? चलो, अब ये कोई बिक्कर है, और अब ये कोई बिक्कर अभी पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पानी से। किससे भरा हुआ है? पानी से, वाटर से। अब इसके अंदर तैर रही है बर्फ। क्या तैर रही है? बर्फ। अब इसके अंदर बर्फ तैर रही है, मान लो वाटर लेवल ये है, अभी जो वाटर लेवल है वो ये है, ये क्या है? आइस है, बर्फ है। पानी के अंदर बर्फ तैर रही है, तो मेरे को ये बताओ कि जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो पानी का जो लेवल ये है ना, पानी का लेवल ये है, ये बढ़ेगा या फिर घटेगा? वेरी गुड। क्या करेगा? पानी का स्तर बर्फ पिघलने पर, बर्फ पिघलने पर पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ना तो बढ़ता है ना घटता है, जो लेवल है वही रहेगा। अब ऐसे मत कहना कि घर जाकर देखो, घर जाकर पानी ले लिया, मान लो खुले बर्तन में पानी ले लिया, जैसे अपना हाँ पतीला होता है। सही है, मैं भी कहने वाला था पर मैं तेरे को बोल गया ना, तो उसके बाद में ठीक है हो जाता है। मैं भी बहुत बोलता हूँ, क्या होता है। ठीक है, तो पतीला ले लिया, जैसे ही कहीं घर जाकर ऐसे करो, उसमें पानी डाल दिया, आधा कर लिया, और फिर बर्फ डाल दी, अरे ये तो बढ़ गया लेवल। पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि बर्फ डालने के बाद जो लेवल रहेगा ना, जैसे मैंने यहाँ बर्फ डाल दी तो लेवल ये है ना, अब ये पूरा पिघल जाएगा ना, तब लेवल क्या रहेगा? बढ़ेगा घटेगा? तो तब भी लेवल तो यही रहेगा ना। बर्फ ने जितना पानी डिस्प्लेसमेंट कर दिया उतना तो है, मतलब बर्फ जैसे डाली तो पानी इतना उठा, पहले इतना पानी था, बर्फ डालते इतना हो गया, तो अब पिघलेगा तो पानी का लेवल तो यही रहेगा, पानी का लेवल तो यही रहेगा। समझ आई ये बात? आई क्या? यदि समझ ना आई तो देखो कि मान लो इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि बर्फ का पानी के अंदर कितना हिस्सा डूबा रहता है, तो 90%। कितना भाई? 90%। बाहर कितना हिस्सा रहता है? 10%। या फिर इसको कह दे कि 9/10 हिस्सा अंदर रहता है, 1/10 हिस्सा
बाहर रहता है। क्या ये बात समझ आई? पानी के अंदर जब बर्फ तैरती है तो उसका 90% हिस्सा तो पानी के अंदर और 10% हिस्सा पानी के बाहर। अब इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करके देख लेना, 9/10 हिस्सा क्या रहेगा अंदर और 1/10 बाहर रहेगा। क्या ये समझ आया? आया क्या? अब देखो, अब जैसे बर्फ पिघलती है ना, बर्फ पिघलना शुरू कर दे तो उसका आयतन 10% घट जाता है। आयतन क्या करता है? 10% घट जाता है। अब मेरे को बात बताओ कि 90 का 10% कितना होगा? कितना होगा? 9 होगा। तो यहां कितना वॉल्यूम था? 90। इसमें से 9 घटा दूं, कितना रह गया? 81। कितना रह गया? 81। अच्छा, आइस बाहर है तो ये भी तो मेल्ट होगी 10%, तो ये भी तो कम होगा ना। तो बताओ 10 का 10% कितना? 1। तो 1 कम हो गया तो कितना था? 10 था। कितना रह गया? 9। अब ये 9 किस में ऐड होगा? नीचे जाके इसमें आयतन में ऐड होगा। तो कितना हो गया? 90। तो पहले कितना डूबा हुआ था? तो अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता। दोबारा बताऊं? अच्छा देखो, वॉल्यूम कितना है? मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। उसका 90% हिस्सा तो पानी के अंदर रहता है, 10% हिस्सा बाहर रहता है। इसका मतलब 9/10 हिस्सा तो बर्फ का पानी के अंदर रहेगा, 1/10 पानी से बाहर रहेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना हिस्सा बर्फ का पानी के, जब पानी पर बर्फ तैरती है तो कितना हिस्सा बर्फ का पानी के अंदर रहता है? 9/10। बाहर कितना रहता है? 1/10। अब 90% हमेशा एक कंसेप्ट करवाऊंगा मैं आपको, पर मेरे को इससे पहले करवाना था लेकिन मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है? तो क्या होता है जब बर्फ पिघलना शुरू करती है ना तो उसका आयतन घटता है। क्या करता है? घटता है। तो आयतन यहाँ 10% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 10% आयतन घटेगा। अब बताओ 90 है, टोटल वॉल्यूम कितना है? 90। 90 का 10% कितना आ गया? 9। तो अब ये 9 घटेगा किस में? 90 में से। तो कितना आएगा? 81 आ जाएगा। अब बताओ बाहर हिस्सा कितना है? 10%। अब इस 10% का भी तो 10% घटेगा ना, मतलब ये मेल्ट होगा तो कितना आएगा? 1। एक क्या है? घट गया। पहले कितना था? 10। अब कितना रह गया? 9। अब इसके अंदर डिजोल्व होगा तो ये 9 भी तो मिलेगा ना। तो कितना हो गया? 90। और पहले कितना अंदर था? 90। जब लेवल था तो 90 अंदर था ना, तो 90 बराबर रहता है, तो यहाँ चेंज नहीं होता। या फिर सिंपल लैंग्वेज में पूछ ले तो बर्फ जितना पानी विस्थापित करती है ना, डिस्प्लेसमेंट करती है, उतना ही वाटर का लेवल बढ़ता है और पिघलने के बाद वो सेम रहता है। ठीक है, समझ आई ये बात? आई क्या? आई या नहीं आई? ठीक है, अब देखो कहाँ गया वो? अभी कोई दिक्कत हुई? अब यहाँ क्या भरा हुआ है? पानी है। क्या ये? पानी है, वाटर, पानी भरा है। अब इसके अंदर क्या है? क्या ये? बर्फ है। अब ये बर्फ के ऊपर क्या है?
सिक्का है। क्या है ये? सिक्का कॉइन कर लो, चाहे कोई मतलब लोहे की कुछ भी कर लो, बॉल कर लो, लोहे की बॉल, तो बर्फ के ऊपर है। तो बर्फ पूरा पिघलने के बाद पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? क्या करेगा? क्या करेगा अभी? इस केस में पानी का स्तर बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है? बढ़ेगा कौन कह रहा है? पहले वो बताओ दोस्तों। और अपरिवर्तित कौन कह रहा है? और घटेगा कौन कह रहा है? घटेगा? आप बताओ भी, सभी बताओ। बढ़ेगा कौन कौन कह रहा है? मैं ये करूं, 2 बच्चे हाथ उठा रहे हैं बस। और अपरिवर्तित रहेगा ये कौन कह रहा है? और घटेगा कौन कह रहा है? अब कोई नहीं हाथ उठाएगा। हाँ उसका करवा दे, कर ले भाई, हाथ कर, मेरे कहने से कर ले, कोई ने कर ले। घटेगा ना? वेरी गुड। तो स्तर घटता है, लो ठीक है, घटेगा लेवल पहले से, कम होगा पानी का, ठीक है। अब जो ये सिक्का और पानी दोनों जितना पानी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, बर्फ पूरी पिघल जाएगी ना, उतना सिक्का अकेला डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ। समझ नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, पानी है, किसी पतीले में पानी डाल लिया आपने, ठीक है, मान लो कोई बिक्कर कर लो, जैसे लेवल मतलब 100 तक लेवल होता है, आप मान के चलते हैं, किसी बिक्कर में आपने 60 तक पानी भर लिया, 60 तक पानी भर लिया, उसके अंदर आप मतलब कोई कटोरी या छोटी जो भी हो, बोल हो, कटोरी मतलब है, बोल मतलब कटोरी, समझ गए होगे छोटी कटोरी हो, उसके अंदर आप क्या करना, पानी के ऊपर रखना और उसके अंदर आप छोटे छोटे पत्थर डाल देना। एक टाइम ऐसा आएगा पानी का लेवल मतलब 60 था ना, कितना हो जाएगा? 80 तक हो जाएगा। कितने तक हो जाएगा? 80 तक। इसका मतलब लेवल बढ़ा है, लेवल बढ़ा है। लेकिन फिर क्या काम करना, आप उस बोल, उस कटोरी को बाहर निकालना, उस कटोरे को अलग छोड़ना और पत्थरों को अलग से डालना। पहले के मुकाबले उतना नहीं उठा सकता वो पानी का लेवल, सिर्फ 60 से हो सकता है 62 या 63। समझ आई? तो ये केस क्या कहता है कि पहले से स्तर क्या है? घटेगा। अब कोई भी है, मग हो गया, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी भरना, आप उसके अंदर कंकड़ डालना, तो वो पानी का लेवल मतलब बढ़ जाएगा, मान लो 60 से 80 हो गया। फिर आप करना कि कंकड़ अलग डालना, मग अलग डालना, क्या पानी उतना ऊपर उठ पाएगा पहले के मुकाबले? ये तो जनरल सी बात है, नहीं उठेगा भाई, अलग मग अलग तैरेगा, कंकड़ अलग जाएंगे, कंकड़ जाएंगे तो कितना का, इतना का पानी का लेवल उठ जाएगा ज्यादा ज्यादा, पहले से तो कम हुआ ना। मतलब मग के अंदर कंकड़ थे, मग था, पहले तो इतना लेवल था ना, अब तो कम हो गया ना। तो वही बात यहां है, सिक्का है, सिक्का भी दबाव डाल रहा है बर्फ पे, बर्फ भी डाल रही है, अब इतना था ना, यदि ये मेल्ट हो गया तो सिक्का नीचे जाएगा ना, तो लेवल इतना ही बढ़ा पाएगा ये, तो पहले से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मग वाला एग्जांपल देख करके देखना घर पे, ट्राई से। ऐसा समझ गया है भाई? नहीं है? चलो एक्सपेरिमेंट करना घर जाके आप, फिर पता चल जाएगा आपको। तो इतना वो लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है। बस याद रखना कि आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि कोई बर्फ है, उसके अंदर लोहे की कुछ गोली है, लोहे का गोली है या फिर कील है, कुछ भी है, और वो पानी के ऊपर तैर रही है बर्फ, बर्फ के पूरा पिघलने के बाद पानी का स्तर क्या रहेगा?
स्तर पहले से घटेगा। समझ आ गई बात? आई क्या? आज घर जाकर करके देखना, वरना अब समझा दूंगा आपको, ठीक है? अरे एक बात बताओ, जनरल सी बात है, मान लो किसी बाल्टी में पानी है, कोई मग है, कोई गिलास है, आप उसमें पत्थर भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, पानी ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा? उठेगा ना। अब पानी मान लो 50 से कितना हो गया, 70 हो गया, 50 से लेवल क्या हो गया, 70 हो गया। अब बताओ, बाहर निकालो उसको, कंकड़ अलग डालो उसमें और मग अलग रखो, तो क्या वो 70 तक पहुंचेगा लेवल वापिस? कितने तक? 55 तक, 52 तक पहुंचेगा। इतना सही बढ़ पाएगा? बढ़ पाएगा ही नहीं पाएगा। तो फिर तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब कोइन बर्फ के ऊपर होता है ना, तो ये उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो पानी का लेवल ज्यादा उठा रहे हैं, लेकिन बर्फ पिघलने के बाद कोई नीचे जाएगा तो लेवल पहले के मुकाबले इतना नहीं बढ़ पाएगा, घटेगा तो लेवल। बस ये बताना चाहता हूं। समझ आई ये बात? ठीक है? आई ना हो चाहिए सर, क्या आ गई? आ गया, ठीक। अब देखो भाई, पानी का अविचित्र व्यवहार। पानी का विचित्र व्यवहार। अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है यहां से? बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मतलब हीट वाले में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। जब पानी को आप गर्म करो या जब पानी को आप हीट करो, जब पानी का तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको आप 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे ना पहले, मतलब जब पानी को गर्म करते हो ना आप, जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी बर्फ है वो मेल्ट होना शुरू करती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब स्पेस ज्यादा घेरेगा या कम घेरेगा? तो आयतन घटेगा या बढ़ेगा? स्पेस ज्यादा घेर रहा है तो आयतन बढ़ेगा, कम घेर रहा है तो आयतन घटेगा। जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से आप पानी को गर्म करते हो या बर्फ को पिघलाते हो, तो पहले 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच आयतन घटता है। आयतन क्या करता है? पानी का आयतन घटता है, वॉल्यूम घटता है। अभी पीछे क्वेश्चन करवा के आया हूं कि बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटेगा, मतलब 0 से जा रही है ना बर्फ, तो आयतन घटेगा। 0 से 4 आयतन घटेगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मान लो आपने 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान किया, तो आयतन क्या है? इब आयतन क्या है? घटेगा। 0 से 4 तक ले जाओगे तो आयतन घटेगा, और घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन न्यूनतम होता है, सबसे कम आयतन होता है। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन न्यूनतम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार पूछा भी है, कम से कम 1000 बार क्वेश्चन आ गया। पानी का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का न्यूनतम आयतन किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद आयतन क्या करेगा? इसके बाद आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब आप गर्म करो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता रहेगा, आयतन बढ़ेगा, ज्यादा जगह घेरेगा पानी, आयतन बढ़ेगा। तो जब बर्फ पिघलती है, यानी जब किसी पानी को आप गर्म करोगे तो पहले उसका आयतन घटेगा 0 से 4, फिर आयतन 4 के बाद, 4 पे सबसे कम आयतन होता है पानी का, और 4 के बाद आयतन पानी का बढ़ता है। क्या ये बात समझ आ गई? आई या नहीं आई? नहीं आई? देखो, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है।
जब बर्फ से पानी बनेगा तो ज्यादा जगह घेरेगा या कम? कम घेरेगा वो जगह। एक तो गर्म पानी है, गर्म पानी को ऐसे गिरा के देखना, तेजी से जाएगा, जगह ज्यादा घेरेगा। एक ठंडा पानी है, इतनी जगह नहीं घेर पाएगा वो। कभी ट्राई किए? तो वॉल्यूम है ना, आयतन, मतलब जब बर्फ पिघलना शुरू करती है, 0 से 4 तक तापमान आता है ना, तो पानी कम जगह घेरता है। ठीक है, जगह कम घेरता है लेकिन डेंस ज्यादा होता है, घनत्व उसका ज्यादा होता है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब पानी को गर्म करें, 0 से 4 तक जब तापमान पहुंचता है ना, तो आयतन घटता है उसका, पानी का आयतन घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है। आयतन क्या होता है? न्यूनतम। जब आप गर्म कर रहे हो, 4 के बाद टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो आयतन बढ़ेगा, यानी पानी जगह ज्यादा घेरेगा, आयतन बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? आई या नहीं आई? तो क्वेश्चन क्या आता है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बस समझ आई ये बात? अब देखो, एक होता डेंसिटी, घनत्व, घनत्व डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा, घनत्व किसको नहीं पता है? घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व समझते हो सभी? घनत्व क्या होता है समझते हो? ये लिखो, फिर समझाता हूं। देखो, घनत्व क्या होता है? जैसे मान लो ये सॉलिड है, ये कुछ सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड है, इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं। मतलब सॉलिड बना है, इसका मतलब एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, सारे पार्टिकल अटैच होते हैं साथ में। क्या होते हैं? अटैच। तो इतने से स्पेस में ज्यादा पार्टिकल, बहुत सारी पार्टिकल्स है, बहुत सारे कण चिपके हुए हैं आपस में, तो क्या है? सॉलिड है। तो ये ज्यादा क्या है? डेंसर है। क्या है ये? सघन है। मतलब इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा आपस में चिपके हुए हैं। अब मैं कह दूं कि इसके अंदर पानी है, क्या है ये? पानी है। अब पानी बताओ, इसके मुकाबले तो इसमें कम पार्टिकल्स दूर दूर है ना, पार्टिकल्स क्या थोड़े दूर दूर है, तो इसका घनत्व क्या होगा? कम, इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि आप देखना कभी, मतलब एक जैसे मेज है आपके सामने, उसमें उंगली मारो, उंगली उसके अंदर उंगली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेंसर है, क्योंकि उसके पार्टिकल ज्यादा नजदीक नजदीक, और पानी में आप कुछ भी वस्तु डुबो सकते हो। ठीक है? या फिर ऐसे सोचो कि एक कमरा है, मान लो एक कमरे में 3 बंदे हैं, और एक कमरे में 6 बंदे हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया कौन सा होगा? तो इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। क्या?
सबसे अधिक घनत्व वाला जिला, सबसे कम, क्यों है ऐसा? क्योंकि सिरसा का क्या है, एरिया ज्यादा है, लोग कम है, घनत्व कम है। फरीदाबाद का एरिया 741 किलोमीटर स्क्वायर ही है ना, 741, तो वहां पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, 10 लाख प्लस है, 10 लाख प्लस ही हुई या 15 लाख प्लस होती है? हाँ, तो वहां पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वो क्या है, उसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। मतलब एक स्पेस में ज्यादा पार्टिकल्स है तो घनत्व ज्यादा होगा, कम पार्टिकल है तो घनत्व कम होगा। अब बताओ मेरे को, फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ये है, छोड़ो इसको। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन है। अब मेरे को बात बताओ, घनत्व के उल्टा काम कौन करेगा, मतलब इसके इनवर्स कौन है, आयतन। मतलब वही इसके इनवर्स कौन दिखाई दे रहा है, आयतन दिखा। ये नीचे वस्तु, नीचे कुछ लिखा है और बराबर में ऊपर लिखी है ना, वो उसके विपरीत काम करती है, उसके विपरीत होता है। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घनत्व घटेगा, यदि आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। इसका मतलब यदि आयतन बढ़ता है तो घनत्व, अच्छा एक बताओ, आयतन बढ़ेगा मतलब ज्यादा जगह घेरेगा तो पार्टिकल दूर दूर, तो घनत्व कम। आयतन कम होगा मतलब कम जगह घेरेगा तो उसके पार्टिकल ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे तो घनत्व ज्यादा। अब देखो, अब मैं आपसे पूछ लूं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे या फिर पानी को जब गर्म करते हैं 0 से 4 तक पहुंचता है तो घनत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है, घनत्व घनत्व बढ़ेगा घटेगा। आयतन क्या है, कम हो रहा है तो घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी घनत्व बढ़ता है, घनत्व क्या है, इंक्रीज होता है। अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए तो आयतन क्या है, न्यूनतम, तो घनत्व क्या है, अधिकतम। तो आपसे पूछ लेता है कि पानी का सबसे अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां पर घनत्व क्या होगा, अधिकतम। घनत्व क्या होगा, अधिकतम, 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या है, अधिकतम है। अब बताओ 4 के बाद आयतन क्या है, बढ़ता है तो घनत्व घटेगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद घनत्व घटता है, घनत्व डेंसिटी डिक्रीज होती है, घनत्व घटता है। घनत्व क्या है, घटता है। लिख लिया, लिख लिया क्या, समझ आ गई ये बात, आ गई समझ, ठीक है। अब देखो, अब मेरी एक बात समझना यहां पर, बस 2 मिनट की है, फिर नहीं इतना ही करवाऊंगा, पर यहां से ये बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आज आपका। फिर आपका कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो मेथड हीट ट्रांसफर के मेथड है वो रहते हैं 3, और आपका जो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है कि वायुमंडलीय दाब, कि पहाड़ों पर चले जाओगे तो वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होगा, या फिर वहाँ पर खाना पकाना मतलब मुश्किल क्यों होता है, क्या कारण होता है, ठीक है। तो वो 2-3-4-5 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 15-20 मिनट का लेक्चर रहेगा ये, बाद में कहो तो आज करवा दूँ, बाकी कहो तो चलो नेक्स्ट डे करवा दूंगा। लेकिन ये समझना कि 4 डिग्री सेल्सियस 0 से 4 तक पहुंचता है तो आयतन घटता है। अब मैं इसको ठंडा करूं, किसी मटेरियल को, किसी पानी को ठंडा करूं,
फ्रीज करूं, फ्रिज में लगाऊं, तो तापमान क्या है, कम होगा, तापमान कम होगा। तापमान कम होते होते ऐसा टाइम आएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या आएगा, 0 तक आएगा, 0 तक आएगा ना। तो यहां आयतन क्या होगा भाई, आयतन इधर घट रहा था और 4 से कम जाएगा तो आयतन बढ़ेगा। वेरी गुड, तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। पानी का आयतन बढ़ता है जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे, 4 से 3 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, 1 पे आएंगे, तो पहले तो आयतन बढ़ रहा था, जैसे इंक्रीज हो रहे थे 0 से 4 तक जाएंगे तो आयतन घटेगा, घटेगा, 0 से 4 तक जाएंगे तो आयतन घटेगा, लेकिन 4 से वापस रिवर्स आएंगे, यानी 4 से 3, 2, 1 आएंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन मतलब जगह ज्यादा घेरेगा, जगह ज्यादा घेरेगा, आयतन बढ़ेगा भी। जब किसी पानी को जमाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। आपने देखा होगा कभी फ्रिज में बोतलें, फ्रिज में जो बोतल होती है पानी की प्लास्टिक वाली, बिस्लेरी वाली या जो भी हो, मतलब होती है, उसको आप क्या ना फ्रीजर में लगा देना, उसके नीचे से पेंदा देखना ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा, उठ जाएगा, या फिर वो मतलब फट जाएगी, या फिर ऐसा कुछ होगा, मतलब देखना, कभी देखा भी होगा, मतलब कई बार नहीं होता अपने घरों में प्लास्टिक की बोतलें हैं, ठीक है, या फिर सर्दियों में पानी की पाइप जो होती है, सर्दियों में पानी की पाइप होती है, थोड़ा सा हिलाओ टूट जाती है, क्यों, क्योंकि सर्दियों में पानी जब जमना है ना, जमता है तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो वो टूट जाएगी, ठीक है। तो मतलब प्लास्टिक की बोतलों का ऊपर उठाना, मतलब देखना कभी बोतल आप फ्रीजर से निकाल के, प्लास्टिक की बोतल बिस्लरी वाली एक गर्मियों में करना, फ्रीजर में रख देना और निकाल के उसको रखना, वो रखेगी नहीं रहेगी, नीचे से पेंदी उसकी बाहर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि स्पेस ज्यादा घेरेगी, स्पेस ज्यादा घेरने की कोशिश करेगा वो, और कई बार तो ऐसा होता है फट जाती है बोतल, आयतन बढ़ता है। तो पानी के जमने से आयतन बढ़ता है, और पानी के मतलब पानी के मेल्ट होने पर आयतन घटता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद आयतन बढ़ता है। क्या ये बात समझ आ गई? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।